अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद साद बेग है और आज की जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी लेक्चर वीडियो है, उसमें जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो है पास पेपर के एमसीक्यूज़। सेकेंड ईयर के पास पेपर के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं बायोलॉजी के। जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी के दो पेपर होते हैं, एक पेपर आपके पास जूलॉजी होता है और एक बॉटनी होता है। तो आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं बायो का, वो जूलॉजी है, जो 2019 का पेपर है। क्योंकि हमें पता है कि 2020 के अंदर ड्यू टू पेंडेमिक एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, तो इसलिए हमारे पास जो लास्ट पेपर है वो 2019 का पेपर है। तो हम उसकी एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अब उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं, तो वो मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा इसमें। और आपको ये भी बताऊँगा कि इस मरतबा जो 2021 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके लिए कंडेंस सिलेबस बनाया गया है। कंडेंस सिलेबस यानी कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उसको भी हम शायद डिस्कस कर लें। और अदरवाइज़ कौन से इन एमसीक्यूज़ में से कौन सा कंडेंस सिलेबस से एमसीक्यूज़ आया हुआ है, यानी ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कंडेंस है और इसमें एमसीक्यूज़ अवेलेबल है और इस साल वो नहीं आ सकता, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर रहिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जूलॉजी का 2019 का जो पेपर है, उसमें सबसे पहली जो एमसीक्यूज़ आई हुई है वो आई हुई है, दिस इज़ द कैविटी ऑफ ग्रासुला। ठीक है, एमसीक्यूज़ है, दिस इज़ द कैविटी ऑफ ग्रासुला। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है गैस्ट्रोसील, ऑप्शन बी जो है वो ब्लास्टोसील दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है वो आर्शिक्ट्रॉन दिया हुआ है और ऑप्शन डी जो है वो सिलोम दिया हुआ है। अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करें, तो एक्स्ट्रा बात ये है कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं जो स्टेटमेंट से लिंक नहीं कर रहे होते। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया हुआ है सिलोम, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। ठीक है, सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी, और ये हम उस वक्त सिलोम की बात करते हैं जब फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स हो रही होती है, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है। उस दौरान मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से जो बनती है उसको हम कहते हैं सिलोम। तो ये ऑप्शन आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिए क्योंकि ये आपके इस टॉपिक से लिंक नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लास्टोसील की, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है आपके पास ब्लास्टोसील। यहाँ पे वर्ड जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्रासुला। ठीक है, हम ग्रासुला से पहले की स्टेज देखते हैं तो वो होता है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में बनने वाली जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो ये वाला जो आपके पास टर्म है ये इस स्टेटमेंट से लिंक नहीं कर रही, इसलिए आप इसको भी एलिमिनेट कर दें। ठीक है, अब यहाँ बच गए दो वर्ड्स, दैट इज़ गैस्ट्रोसील एंड सेकेंड वर्ड, सेकेंड ऑप्शन इज़ आपके पास जो बचा वो है आर्शिक्ट्रॉन। अब मेरी स्टडी के मुताबिक आर्शिक्ट्रॉन को ही हम गैस्ट्रोसील कहते हैं, यानी आपके पास आर्शिक्ट्रॉन का दूसरा नाम ही गैस्ट्रोसील है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन राइट हैं, दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, लेकिन आपकी बुक में आर्शिक्ट्रॉन को मेंशन किया गया है। तो के पास अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अदरवाइज़ दोनों ऑप्शन ही राइट हैं, गैस्ट्रोसील और आर्शिक्ट्रॉन दोनों एक ही है, दोनों एक ही टर्म है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये आप किसी भी बायो के प्रोफेसर से कंफर्म कर लें, तो आप पूछ लें या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि आर्शिक्ट्रॉन इज़ आल्सो नोन एज, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा गैस्ट्रोसील। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है, जो आपके पे सॉल्व यानी बुक के अंदर अगर जो एमसीक्यूज़ हैं उसके मुताबिक अगर देख रहे हैं तो इसका आंसर आपके पास आर्शिक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, दिस इज़ नॉट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। हम अगर हम चैप्टर, ये आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो आई हुई थी वो चैप्टर नंबर 5 से आई हुई थी। ठीक है, हम साथ साथ चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। और अब अगर हम बात करते हैं सेकंड एमसीक्यूज़, ये आई हुई है आपके पास चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 से आई हुई है और ये आपके पास एमसीक्यूज़ जो है वो है, दिस इज़ नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ऑप्शन ए
गोनोरिया, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी जो है वो सिफिलिस है। अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख लें तो दो आपके पास ऐसी हैं, अगर हम बात करती हैं ऐसी डिजीज़ हैं जो आपके पास यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिफिलिस की, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, टेटनस की, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, गोनोरिया की, ये भी आपके पास, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो एड्स है वो वायरल डिजीज़ है। ठीक है, एड्स यहाँ पर आपके पास वायरल डिजीज़ है, गोनोरिया बैक्टीरियल है, एड्स वायरल है, टेटनस अगर हम बात करें ये आपके पास क्या होती है, बैक्टीरियल है। ठीक है, और सिफिलिस भी बैक्टीरियल है। अब यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 4 में 4 डिजीज़ पढ़ी हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उसमें गोनोरिया भी शामिल है, एड्स भी शामिल है और सिफिलिस भी शामिल है, और जो चौथी डिजीज़ है वो हैप्रिस है। ठीक है, तो कौन सी शामिल नहीं है, वो है टेटनस। अच्छा, यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि टेटनस करता क्या है। टेटनस इज़ कॉज बाय क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। ठीक है, स्पीशी जो है इसकी, जो आप बैक्टीरिया की, उसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। और ये क्या करती है, ये क्या करती है, एक पॉइज़न, ये जो बैक्टीरिया है ये पॉइज़न प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो पॉइज़न जो करता है वो क्या करता है, पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और अमूमन कहाँ करवाता है, जॉज में। ठीक है, जॉज जो आपका माउथ है इनमें करवाता है, और उसकी वजह से आपके पास यहाँ जो डिज़ीज़ होती है वो होती है लॉक जो डिज़ीज़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसलिए क्या है, टेटनस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो MCQs है, ऑप्शन MCQ नंबर 3 वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस की है, होम्योस्टैसिस से डिस्कस की गई है। तो चैप्टर नंबर 1 की जो MCQs है वो है द एक्सीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। ये एक्सीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच कौन सा है, ऑप्शन ए मेल्फिजियन ट्यूब, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी ग्रीन ग्लैंड, ऑप्शन डी जो है वो फ्लेम सेल है। अब नेफ्रीडिया क्या है, फ्लेम सेल क्या है, ग्रीन ग्लैंड क्या है और मेल्फिजियन बॉडी क्या है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद राइट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगर मेल्फिजियन ट्यूब के देखते हैं, मेल्फिजियन ट्यूब आपको देखने को मिलेगी इंसेक्ट्स के अंदर, मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर आपको कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे बिटवीन दी क्रॉप एंड हाइंड गट। ठीक है, आपके पास क्रॉप और मिड गट के दरमियान में कुछ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं आपके पास यहाँ पर इंसेक्ट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, एक्सीटरी ऑर्गन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेफ्रीडिया की, तो नेफ्रीडिया स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ठीक है, और ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा आपको प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर मेटानेफ्रीडिया, तो इसका सब स्ट्रक्चर हम अगर हम बात करते हैं उसको नेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रीन ग्लैंड की, तो ग्रीन ग्लैंड का आपने बुक के अंदर कहीं भी नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लेम सेल की, तो नेफ्रीडिया इज़ आल्सो नोन एज फ्लेम सेल। ठीक है, नेफ्रीडिया को ही हम कह सकते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया जो था उसी की एक टाइप है, वही आपके पास फ्लेम सेल भी करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट कर दें, ऑप्शन ए और बी आपके पास एक ही चीज़ हैं। ठीक है, बी और डी आपके पास एक ही चीज़ हैं, और बच गया पीछे क्या आपके पास एक ही ऑप्शन, वो है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और कॉकरोच में हमने बात की, कॉकरोच जो है क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्लास इंसेक्टा के एक्सीटरी ऑर्गन में आती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की, ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 1 से दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये मेरे मुताबिक एक इनकम्प्लीट MCQs है। इनकम्प्लीट MCQs क्यों बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट MCQs में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास MCQ नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है द गिवन एनिमल, एलिफेंट बना हुआ है, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है यूरिया, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी यूरिक एसिड। वो यहाँ क्या पूछना चाह रहे हैं हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो लिखते हैं द गिवन एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट इज़ यूरिया, वाटर, अमोनिया, यूरिक एसिड, देन हम जाते हैं किसके ऊपर, अपना यूरिया के ऊपर, क्योंकि हमें पता है जो एलिफेंट है वो मेमल है, और मेमल का जो एक्सीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन, अगर हम बात करते हैं मेमल बॉडी के अंदर वाटर भी होता है,
अमोनिया भी एज आ लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड भी होता है, और यूरिया इज़ अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ इन मेरे मुताबिक ये जो MCQs ये है ये इनफिशेंट डेटा के तौर पर है। ठीक है, क्योंकि ये MCQs इनकम्प्लीट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो MCQs है वो MCQs है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से, सपोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट, बोन से टॉपिक, बोन के टॉपिक से हमारे पास MCQs है। दीज सेल्स आर these are cells of hard bone, यानी ऐसे कौन से सेल्स हैं जो हार्ड बोन फॉर्म करते हैं। दैट इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रियोसाइड, ऑप्शन बी पोरोसाइड, ऑप्शन डी कॉन्ड्रियोसाइड, ऑप्शन बी अमीबोसाइड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैं फर्स्ट से बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन आपको बहुत सबसे पहले आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की, यानी पोरोसाइड और अमीबोसाइड की, तो पोरोसाइड और अमीबोसाइड का बोन से कोई लेना देना, यानी बोन की यानी हार्ड स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं बोन यानी सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपने कहीं भी पोरोसाइड और अमीबोसाइड नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, इसलिए इन दो को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया। अब पीछे बच गए आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन ए इज़ ऑस्ट्रियोसाइड और ऑप्शन डी इज़ द कॉन्ड्रियोसाइड। अगर हम बात करते हैं कॉन्ड्रियो वर्ड यूज फॉर कार्टिलेजेस, कॉन्ड्रियो वर्ड यूज फॉर कार्टिलेजेस यानी, और साइड मतलब सेल, ऑस्ट्रियो यूज फॉर बोन, हार्ड बोन, और साइड स्टैंड फॉर सेल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप दोनों MCQs में जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। लेकिन इस साल हमारे पास जो कंडेंस सिलेबस आया है उसमें बोन के टॉपिक को इन्होंने कंडेंस कर दिया है, इसलिए शायद हो सकता है कि ये MCQs ना आए। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, MCQs नंबर 6 जो है हमारे पास, MCQs नंबर 6 जो है वो ये है कि फिज़िकल ट्रॉमा इन द वर्टिब्रेट ऑफ ह्यूमन रिजल्ट इन ट्रॉमा। फिज़िकल ट्रॉमा क्या है? फिज़िकल ट्रॉमा से मुराद है कोई शख्स किसी जगह से गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा, ट्रॉमा मतलब होता है हादसा, कोई हादसा पेश आ गया, उसमें ह्यूमन वर्टिब्रा के ऊपर क्या असर होगा, यानी क्या असर होगा ह्यूमन वर्टिब्रा के ऊपर, उसका रिज़ल्ट क्या है, वो आपने बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज़ द ओस्ट्रियोसाइड्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द स्पॉन्डिलोलाइसिस, ऑप्शन ऑप्शन सी इज़ द एथराइटिस, और ऑप्शन डी इज़ द डिस्क स्लिप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वापस से एलिमिनेशन की, तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो कोई डिजीज़ है ही नहीं, वो तो सेल है। स्पॉन्डिलोलाइसिस और एथराइटिस अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास है स्वाइलिंग ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, एथराइटिस का मतलब होता है स्वाइलिंग ऑफ द जॉइंट, स्पॉन्डिलोलाइसिस का मतलब होता, अगर हम बात करते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस आपके पास कहाँ होती है, नेक रीजन में होती है। इसमें भी आपके पास क्या हो रहा होता है कि डिस्क जो यानी जो बिटवीन द वर्टिब्रा क्या हो रहा होता है, आपके पास क्या हो रहे हैं, स्पेस, इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से नर्व प्रेस हो रही होती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रा यहाँ पर भी है और वर्टिब्रा इन ये दोनों भी हैं, यानी एलिमिनेशन में हमने दो MCQs एलिमिनेट करी, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट करे, वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हैं। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। और ऑप्शन ए बी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी वर्टिब्रा का जिक्र होता है और यहाँ पर भी वर्टिब्रा का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर वर्टिब्रा के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल स्पेसिस कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पॉन्डिलोलाइसिस कॉज होती है इन नेक रीजन। और यहाँ डिस्क स्लिप की अगर हम बात करते हैं, अगर हम वर्टिब्रा को देखते हैं, बिटवीन द वर्टिब्रा एक स्पंज लाइक यानी एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब वो अगर स्लिप हो जाए ड्यूरिंग एनी ट्रॉमा, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्क स्लिप कहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्क स्लिप कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है MCQs नंबर 6 का। और ये आपके पास जो MCQs आई हुई वो चैप्टर नंबर 2 से ही डिस्कस की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, MCQ नंबर 7 वो है एंटी कोवेलेंट ड्रग और एडमिटेड इन, यानी ऐसी ड्रग जो क्या हो, एंटी कोवेलेंट हो, यानी मिर्गी के अपोजिट खिलाफ काम करे वो, यानी जो जर्क
आपके पास सिजलिंग्स हम कहते हैं, जो आपको झटके लग रहे होते हैं बॉडी को, उसके लिए रिकमेंड की जाए तो वो किस डिज़ीज़ में दी जाती है? पार्किंसन डिज़ीज़, अल्जाइमर डिज़ीज़, एपिलेप्सी और एडिसन डिज़ीज़। अगर हम बात करते हैं, आपके पास यहाँ पर 3 ऐसी डिज़ीज़ हैं जो नर्वस सिस्टम से लिंक करती हैं, और एक ऐसी है जो एड्रीनल, अपना अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से वो करती है। हमें पता है कि आपको जो सिजलर यानी जो आपको झटके बॉडी का किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करते हैं मिर्गी के झटके वगैरह, झटके लगने का प्रोसेस जो होता है वो न्यूरल अपना डिफेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो एंडोक्राइन की हम बात कर देते हैं यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन हमारे पास हो ही नहीं सकता। एक या पीछे पार्किंसन एंड अल्जाइमर, तो इसमें आप पार्किंसन, अल्जाइमर एंड एपिलेप्सी, तो हमें पता है एपिलेप्सी हमारे पास जो ऑप्शन है इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ये जो आपके पास MCQs है, ये कंडेंस सिलेबस, इस साल कंडेंस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक शामिल नहीं किए गए, ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो ये MCQ इस साल आना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, MCQ नंबर 8, वो आपके पास है, दिस डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की वजह से आपको कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी डायबिटीज़ मेलाइटिस, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी एनीमिया। हमारे पास अगर हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हम कहते हैं डिफरेंट थायराइडिज्म, अगर हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की वजह से भी हो सकता है, थायराइड हार्मोन की वजह से भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर, अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट कोजेज़ हैं हाई ब्लड प्रेशर की, जो क्या कर सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर को, ब्लड का जो प्रेशर है उनको इंक्रीज़ कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ डायबिटीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं किसी से बच्चे से पूछ लेता हूँ, स्टूडेंट से किसी से पूछ लेता हूँ, सर बेटा मुझे ये बता दें हाउ मेनी डायबिटीज़ आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हियर, तो बच्चे कहते हैं सर 2। कौन कौन सी? डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2। बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डायबिटीज़ जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ऑलमोस्ट मैंने जो अभी तक पढ़ी हैं वो 6 to 7 पढ़ी हैं, ठीक है। डायबिटीज़ 6 to 7 डिफरेंट काइंड्स की पढ़ी है, और डिफरेंट कॉजेज़, डिफरेंट उनकी वजह होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो थायराइड की वजह से होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं, कुछ जो गैस्ट्रिक की वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी डायबिटीज़ भी हैं जो साइकोलॉजिकल डायबिटीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन डेफिशिएंसी लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस का, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो आपको कॉज करती है वो क्या करती है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से कॉज होती है, ठीक है। अच्छा जी, इंसुलिन एक हार्मोन है, हमें जैसे पता है। डायरिया इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल डायरिया भी हो सकता है। यानी डायरिया की 3 वजह है, एक बैक्टीरिया, एक अमीबा यानी प्रोटोजोआ, और दूसरा आपके पास क्या है, साइकोलॉजिकल डायरिया। और एनीमिया क्या है? एनीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास क्या होगा, ब्लड की प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये जो आपके पास MCQs आया था, ये MCQs आया था चैप्टर नंबर 3 से, अब हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3 से भी आया था, और चैप्टर नंबर 8 से भी ये MCQs आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ये ज़ूलॉजी का पेपर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास है वो बॉटनी का टॉपिक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 9 जो है वो है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस, यानी नॉइस की जो मेजरमेंट की जाती है वो किस में की जाती है? ऑप्शन ए लीटर, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी मिलीग्राम, ऑप्शन डी मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मीटर को हम लेंथ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, मिलीग्राम को हम वेट के लिए यानी हम किसी सॉलिड पार्टिकल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और लीटर को हम लिक्विड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ अ डेसिबल, ठीक है। यानी डेसिबल एक ऐसा यूनिट है जो यूज़ होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ नॉइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास MCQs आई हुई थी चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन से। नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 10 जो है
वो है लिमार्क्स थ्योरी डू नॉट इंक्लूड दिस पॉइंट, यानी जो लिमार्क्स ने थ्योरी दी थी उसमें ये पॉइंट इंक्लूड नहीं किया गया था। ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 से है MCQs, चैप्टर नंबर 10 की MCQs है, चैप्टर नंबर 10 से MCQs ये आई हुई है। और वो आपके पास यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी जो है वो है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी जो है वो है इनहेरेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एंड ऑप्शन डी जो है वो है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। तो हमें ये बात पता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन ए जो है वो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डार्विन की थ्योरी थी, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वो डार्विन ने पेश की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन और लिखोगे लिमार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो लिमार्क्स की थ्योरी में एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे उसने ग्राफ्ट की एग्जांपल दी थी, ठीक है, ग्राफ्ट की एग्जांपल दी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर के, उसने ये भी कहा था जो बी कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर क्या होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। यूज़र मिस डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन में इसने जो लिमार्क्स था उसने स्नैक की एक एग्जांपल दी थी। लेकिन इनके ऊपर बाद में बहुत सारे सवालात उठाए गए थे कि सर सोमैटिक सेल के अंदर तो ये सारी चीज़ें जो भी चेंज आ रहा होता है वो इनहेरिट नहीं होता, तो इसकी वजह से ये इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए गए थे इनकी थ्योरी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद MCQs नंबर जो 9 है 11 जो है वो चैप्टर नंबर 9 से है आपके पास, चैप्टर नंबर 9 से ये MCQs है। और ये MCQs है दिस डिजीज़ इज़ कंट्रोल बाय जीन थेरेपी, एड्स, सिस्ट फाइब्रोसिस, डायबिटीज़ और एपिलेप्सी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है एड्स इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है। वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हमारे पास एक डिजीज़ हो रही है जिसको हम एड्स कह रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कह रहे हैं। सिस्ट फाइब्रोसिस आपके पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, लंग्स में डिफरेंट टाइप के सिस्ट फाइब्रोसिस यानी फाइबर्स बन जाते हैं, सिस्ट फाइबर्स बन जाते हैं लंग्स के अंदर। इसकी नेक्स्ट हमारे पास डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट वे में होती है। एपिलेप्सी भी हम आपको ऊपर डिफाइन करके आए हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है जिसमें आपकी बॉडी पे जर्क्स लग रहे होते हैं यानी शॉक्स लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी डिज़ीज़ है जो अब आपकी बुक के अंदर जिसमें जीन थेरेपी जो है वो आपके पास क्या है, कंट्रोल है डिज़ीज़ का, और वो है ऑप्शन बी सिस्ट फाइब्रोसिस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। अगर हो जीन थेरेपी पॉसिबल, अगर हम जीन थेरेपी को यूज़ करें, बायोटेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज़ किया जाए, बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए, तो पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में डायबिटीज़ भी हमारे पास जीन थेरेपी के थ्रू क्या हो रही हो, जीन थेरेपी के थ्रू कंट्रोल हो रही हो। डायबिटीज़ को यानी डायबिटीज़ की जो डिजीज़ हैं उनको हम जीन थेरेपी के थ्रू क्या कर रहे हों, कंट्रोल कर रहे हों, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अभी तक नहीं हुई, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी ये MCQs जो आपके पास थी ये चैप्टर 9 से थी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 12 जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आपके पास है, चैप्टर नंबर 2 से आपके पास MCQs ये बनाई गई है। और ये जो MCQs है वो है टॉपिक जॉइंट से, ये आपके कंडेंस सिलेबस में शामिल है जॉइंट का टॉपिक। द जॉइंट बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग इज ऑप्शन ए बॉल, अच्छा यहाँ बॉल की गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, बाल लिखा हुआ है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, ग्रेडिंग जॉइंट और हिंग जॉइंट। अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करते हैं, यहाँ ये प्रेजेंट होता है आपके शोल्डर में। स्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो ये आपके रिस्ट में मौजूद होती है। ग्रेडिंग जॉइंट बेसिकली वर्टिब्रा के अंदर भी मौजूद, वर्टिब्रा में मौजूद होती है, ठीक है। और हिंग जॉइंट आपके पास एल्बो वगैरह में मौजूद है, जो वन साइडेड आपको क्या कर रही हो, और यानी किसी आपकी बोन जो है वन साइड मूव कर रही हो वो हिंग जॉइंट है। स्लाइड कर रही हो तो वो स्लाइडिंग जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 360 का एंगल बनाती है। और हिंग जॉइंट आपको वन साइड आपको क्या करती है, कुछ इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है वन साइड नीचे झुकने के अंदर। तो वर्टिब्रा के में जो आपके पास जो जॉइंट मौजूद होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ग्राइंडिंग जॉइंट होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो MCQs है वो आपके पास MCQ जो चैप्टर नंबर 3 से है, ठीक है। लास्ट हमारे पास यानी जो हमारे पास जो लास्ट हम MCQs कर रहे हैं वो है MCQ नंबर 13। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, यानी आगे है हमारे पास, ख़त्म नहीं हो गई। ये मैं लास्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आखिरी MCQ से नहीं, हमारे भी लेक्चर कंटिन्यू है। अब यहाँ पे ऑप्शन 13 जो है, अब MCQ नंबर 13 जो है वो चैप्टर नंबर 3 से है, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से है।
ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन MCQs है वो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल कॉज एडिसन डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेलेंजी और गोइटर। अब यहाँ पे अगर हम एडिसन डिजीज़ की बात करें तो ये होती है कोर्टिसोल की डिक्रीज़ लेवल की, कोर्टिसोल के डिक्रीज़ होने की वजह से। अच्छा, एक्रोमेलेंजी अगर हम बात करते हैं तो ये होती है आपके पास ग्रोथ हार्मोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से ये डिजीज़ होती है। गोइटर की अगर हम बात करते हैं, ये थायराइड के ग्लैंड में आयोडीन यानी बॉडी में आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है, उसकी वजह से होती है। और कुशिंग सिंड्रोम जो होती है वो आपके पास हाई मेटाबॉलिक रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से हो रही होती है, और जिसका वजह क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ आपको, जो MCQs दी जाती हैं उसमें मोस्टली जो MCQs के राइट ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन बी और सी के अंदर होते हैं, ऑप्शन बी और सी के अंदर छुपाए हुए होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखें, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। यानी अब देखें ज़्यादातर आपको ऑप्शन बी और सी मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी और सी के अंदर आपके पास ज़्यादा MCQs छुपाई हुई होती हैं, और ए और डी के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ए के ज़्यादा चांसेस होते हैं और डी के भी बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो डी आपको अभी तक कौन सी मिली है, यहाँ पर अगर हम देखें एक डी, यानी एक MCQs जो है वो आपके पास डी है, और ए की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 1 2 3 आपके पास, या 4 ऐसी आपके पास जो हैं, यानी आपके पास 13 MCQs करें जिसमें बी और सी ज़्यादा आपके पास थी, और 4 MCQs ऐसी थी जिसमें ए आपके पास राइट ऑप्शन था, ठीक है। तो ऑप्शन यानी जो आपके पास राइट MCQs जो का ऑप्शन जो होता है वो छुपा होता है बी और सी के अंदर ही, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, सर बी और सी में कौन सा MCQs राइट, हम बी और सी में कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आ रहा बी सही है या सी सही है, हमें लग रहा है कि बी सही है। तो इस तरह का जब सिचुएशन होती है ना, तो आप आंखें बंद करें और बी पे टिक कर दें, क्योंकि उसमें राइट आंसर मोस्टली 90% चांस होता है कि राइट आंसर बी है, सी नहीं होता उसमें, ठीक है। जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लग रहे हैं कि सी में कंफ्यूज, बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप सी टिक कर दें, क्योंकि उसका राइट आंसर सी है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन किस में है, सी में है। लेकिन स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज जिसमें हो रहे होते हैं बी एंड सी है, बी एंड सी है, सर बी लग रहा है, लेकिन हम बाद में क्या करते हैं, सी पे टिक कर देते हैं और ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे अगर बात करें, अगर हम बी सी में गलत, बी और सी में से सी में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम टिक करते हैं सी पे, बी पे, और सी हमारा राइट ऑप्शन होता है और हम वहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल कुछ हमारी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, यानी जो हमें राइट ऑप्शन पता होने के बावजूद भी हम गलत टिक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टिप, ये एनालिसिस में आने आपके साथ शेयर करी। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 14 जो है वो आपके पास है चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 5 से ये MCQs है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। दिस इज प्रोग्रेसिव डिटोरेशन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे आपके पास है कि प्रोग्रेसिव मतलब अगर हम बात करते हैं ग्रोथ के साथ बिगाड़ जो है बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन ए है ग्रोथ, ऑप्शन बी एजिंग, ऑप्शन सी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी म्यूटेशन। बेटा म्यूटेशन, यहाँ पे आप वापस से एलिमिनेशन की बात करते हैं, म्यूटेशन को यहाँ से एलिमिनेट कर दें क्योंकि वो DNA के अंदर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है बॉडी का बढ़ना, ठीक है। डेवलपमेंट का होता है किसी चीज़ का बनना। तो यहाँ एक ऑप्शन रह गया, ऑप्शन बी जो आपका राइट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन बी आपके पास क्या हुआ, राइट ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 15 जो है ये चैप्टर नंबर 10 से है, चैप्टर नंबर 10 में से दी गई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस अमंग द मेंबर। ये वर्ड जो है वो मेंबर है, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़, यानी सेम स्पीशीज़ एक जगह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रगल क्या, कौन सी स्ट्रगल होगी। आपने आपने पढ़ा हुआ है कि 4 तरह के, अगर हम बात करते हैं आपकी बुक में 3 तरह की स्ट्रगल लिखी है। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, यानी जो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल से मुराद जो है ऑप्शन ए भी यही है। ऑप्शन ए अगर हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल जो होती है उसमें 2 अपोजिट स्पीशी एक जगह के लिए लड़ रही होती हैं, यानी स्ट्रगल के लिए लड़ रही होती हैं। उसके बाद स्पेसिफिक स्ट्रगल, ये आपके ऑप्शन MCQs आपने कहीं पढ़ा नहीं है तो इसको डायरेक्ट ही एलिमिनेट कर दें।
नेक्स्ट हमारे पास जो है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी सेम स्पीशी आपस में ही क्या कर रही हैं, एक जगह के लिए या किसी चीज़ के लिए यानी एग्जिस्टेंस के लिए अपने क्या कर रही हैं, फ़ाइट कर रही हैं, तो स्ट्रगल कर रही हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल स्ट्रगल, ऐसे स्ट्रगल जो एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट से की जाए, दैट टाइप ऑफ स्ट्रगल विल बी नोन एज एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे बोला गया था कि मेंबर ऑफ सेम स्पीशी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। देखें यहाँ पे ऑप्शन सी, फिर बी और सी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डेफिशिएंसी और MCQs नंबर, ये आपके पास MCQs जो चैप्टर नंबर 10 से थी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 16 जो है वो MCQs वो आपको दी गई है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 से दी गई है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन ए जो है नाइट ब्लाइंडनेस है, स्कर्वी ऑप्शन बी है, रिकेट्स ऑप्शन सी है और बेरी बेरी ऑप्शन डी है। आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी में जो डिज़ीज़ पढ़ी है, हम अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में, वो पढ़ी है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स पढ़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए अगेन सी आ गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से हो रही होती है, लाइट ब्लाइंडनेस हो रही होती है विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए। स्कर्वी की अगर हम बात करते हैं तो वो ये विटामिन सी की वजह से हो रही है, और जो बेरी बेरी है ये विटामिन बी की वजह से होती है, ठीक है। लाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है रात में नज़र नहीं आ रहा। स्कर्वी का मतलब, स्कर्वी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ दी टीथ, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो वो आपके पास स्कर्वी लाती है। और बेरी बेरी क्या है, बेरी बेरी आपके पास दो तरह की होती है, एक वेट एक ड्राई। इसमें वेट में क्या होता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है, सॉरी वेट में क्या होती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर की एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है, और बॉडी में क्या होता है कि फ्लूइड जमा हो जाता है, जैसे कि जिसकी वजह से क्या होता है, एडिमा कोज हो रहा होता है। और वेट में क्या होता है कि बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाती है, और सॉरी ड्राई के अंदर क्या हो रहा है, ड्राई में आपके पास डिहाइड्रेशन हो जाती है और बॉडी के अंदर जितना भी पानी होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिससे बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट, यानी जो मसल्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डिजनरेट हो जाते हैं और आपकी बोन सिर्फ नज़र आ रही होती हैं। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा जिसमें सिर्फ हड्डियों का ढांचा नज़र आ रहा होता है, उसमें कोई तो वो सर्व कर रहे होते हैं किससे, बेरी बेरी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो MCQs चैप्टर नंबर 4 से दी गई है। चैप्टर नंबर 4 से MCQ दी गई है, और वो है दिस रिप्रोडक्शन अवॉइड जेनेटिक मोनोटोनी, यानी ऐसी कौन सी रिप्रोडक्शन है जो जेनेटिक मोनोटोनी को क्या करती है, अवॉइड करती है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन ढूंढने की भी कोशिश करें आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, वो ऑप्शन भी आपके पास राइट ऑप्शन हो सकता है। अगर तीन एक जैसे हैं और एक सबसे अलग है तो वही आपका राइट ऑप्शन। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है बाइनरी फ्यूजन, ऑप्शन बी दिया हुआ है बडिंग, ऑप्शन सी दिया हुआ है रीजनरेशन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तीन ऑप्शन एक ही रिप्रोडक्शन टाइप के हैं, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग और रीजनरेशन। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है MCQs नंबर चैप्टर नंबर 9 से, और ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट MCQ है, ठीक है, चैप्टर 9 से है। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ DNA इज एंट्रॉन, एक्सट्रॉन, कोडॉन या न्यूरॉन। तो बेटा यहाँ पे DNA की बात हुई है, तो DNA में न्यूरॉन तो होगा नहीं, ठीक है, और कोडॉन भी नहीं होगा, क्योंकि कोडॉन हमारे पास mRNA पे होता है और एंटी कोड उसके tRNA पे होता है। तो न्यूरॉन और कोडॉन तो हमने यहीं से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब देखें इंट्रॉन और एक्सट्रॉन। नॉन कोडिंग पार्ट जो होता है वो आपके पास होता है DNA का, उसके हम कहते हैं इंट्रॉन। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कोड पार्ट होता है उसको हम एक्सट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे आज हमने करी सॉल्व 2019 की MCQs, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। अगर आपने इसके बारे में कुछ राय देनी हो कि सर आप क्या करें इस वीडियो के अंदर, इस तरह की भी चीज़ें ऐड करें, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास एक और मैंने आपसे बात करनी थी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये था कहना कि सर रीजनिंग क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज सॉल्व करवा दें।
बेटा चैप्टर वाइज रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कराना इस वक्त पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेपर्स हमारे सर पे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो पास पेपर के MCQ रीजनिंग क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवा दूँ, उनके जो आंसर हैं वो मैं आपको साथ साथ उनके ऊपर भी लेक्चर यानी वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।